हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि रिफ़ंड के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि हम रिफ़ंड को कैसे क्लेम करेंगे। दोस्तों आज मैंने टॉपिक उठाया अपना जीएसटी रिफ़ंड ऑन एक्सपोर्ट विदाउट आईटीसी। मतलब इसमें हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हम उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करते हैं, पर हम जब हम परचेज़ करते हैं उस पर हम टैक्स पे करते हैं। उसका हम रिफ़ंड कैसे लेंगे इस वीडियो में आज हम सीखते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर कीजिए इस वीडियो पे कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि जीएसटी रिफंड ऑन एक्सपोर्ट विदाउट टैक्स में किन किन डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता होती है, उस डॉक्यूमेंट को आज हम बनाएंगे। प्रैक्टिकल रूप में उसको हम बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि किन किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं को सॉल्व करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट में जीएसटी 2 है, एनेक्सर बी और सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, चेक हो गया, अंडरटेकिंग हो गया और ईबीआरसी है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। और अदर्स में जैसे रिकन्सिलेशन चार्ट हो गया, सीए सर्टिफिकेट, परचेज बिल और डायरेक्टर हमारे दो, और एक्सपोर्ट के अदर बिल अगर होते हैं तो। जैसा हम देख रहे हैं कि पहला हमारा आता है जीएसटीआर 2A ऑफ द पीरियड ऑफ कंसर्न पीरियड। जैसा कि ये मेरी एक पार्टी है और मैं इस पार्टी का रिफ़ंड क्लेम कर रहा हूँ। मेरी इस पार्टी ने बाहर जाकर सर्विस प्रोवाइड की थी और उस पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया था, परंतु जो भी ये एक्सपेंस करते हैं, जो भी चीज़ें परचेज़ करते हैं उस पर ये टैक्स पे करते हैं, तो इनका आईटीसी इनके पोर्टल पे इकट्ठा हो जाता है। उसी आईटीसी को आज हम क्लेम करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा रिफ़ंड जो बन रहा है यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसको जूम कर देता हूँ। जैसा कि इसमें जो रिफ़ंड बनना है मेरा जनवरी 21 से मार्च 21 के बीच में बनना है। तो जो मेरा पहला डॉक्यूमेंट था जीएसटीआर 2A, उसी कंसर्न पीरियड का आप 2A डाउनलोड कर लेंगे पोर्टल से। कोई भी आप उसमें एडिट नहीं करेंगे, कुछ भी चीज़ नहीं करेंगे, उसी को एज इट इज़ करके कंबाइंड कर लेंगे जितने भी आप पीरियड में डालेंगे। जैसे मैंने कि कंबाइंड कर लिया है तीनों मंथ का 2A और इसको मैंने करके सेव कर दिया है और जैसा सेव कर दिया। और दूसरा डॉक्यूमेंट था मेरा एनेक्सर बी। दोस्तों एनेक्सर बी ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आप जीएसटी के पोर्टल के साइट से, या मैं आपको इस फॉर्मेट को अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में सेंड कर दूँ, डाल दूँगा और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप इस एनेक्सर बी में देख रहे हैं कि सीरियल नंबर है, पार्टी का नाम, पार्टी का जीएसटी नंबर और टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, मीन्स किस टाइप का डॉक्यूमेंट है वो, और बिल नंबर, डेट, टैक्सेबल अमाउंट कि ये जो आईटीसी है, जो आप पार्टी का नाम डाल रहे हैं उस आईटीसी का इनपुट आईटीसी है या सर्विस आईटीसी है, कैपिटल आईटीसी वो डालना पड़ेगा आपको। एचएसएन कोड डालना पड़ेगा आपको। मतलब उस पार्टी से आपने किस एचएसएन कोड का माल परचेज़ किया वो डालना पड़ेगा। और फिर उसका जैसे दिल्ली की है तो सीजीएसटी एसएसटी, या आपका लोकल का है तो सीजीएसटी एसएसटी टैक्स आएगा, या सेंट्रल का है तो आईजीएसटी आएगा। फिर दोस्तों ये लास्ट में आपका कहता है एलिजिबल, क्या जो आपने परचेज़ की है, जो आप इसमें दिखा रहे हैं, क्या वो एलिजिबल है। कोई ऐसा आईटीसी तो नहीं है जो नॉन एलिजिबल में आता हो दोस्तों। और उस अमाउंट को यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर आपको यस या नो का आंसर देना है, एलिजिबल है या नहीं। यहाँ पर अमाउंट को डालना है कि वो कितना अमाउंट आपका एलिजिबल है, और जो आप यहाँ पर एंट्री डाल रहे हैं वो एंट्री आपकी 2A में शो हो रही है या नहीं हो रही है। दोस्तों इस फॉर्मेट को आपको पूरा प्रिपेयर करना है। मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना के रखा है आपके लिए दोस्तों। ये मेरा एनेक्सर बी है। ये आप देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी इस पार्टी का मैंने तैयार कर दिया है। मेरा ये कोई गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था। मैंने इसका जीएसटी नंबर डाला, इनवॉइस डाली कि कौन सी टाइप की इनवॉइस है, बिल नंबर डाला, डेट डाली, टैक्सेबल अमाउंट, इनपुट मेरा सर्विस, क्योंकि मैं सर्विस ली थी मेरा गूगल से तो इनपुट ऑफ सर्विस, उसके एचएसएन को डाल दिया मैंने सर्विस का, कौन सी मैंने सर्विस ली थी, और वो टैक्स था मेरा सीजीएसटी एसएसटी। मेरा ये जो आईटीसी है मेरा एलिजिबल है, मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ, तो मैंने इसको यस किया है, इस अमाउंट को रिटर्न किया है। और यहाँ पर और ये अमाउंट मेरा 2A में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मैंने इसको भी यस कर दिया है। ऐसे मैंने सारे बिलों की एंट्री करी है और उन बिलों को डाला है जो मेरे 2A में भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और मेरे एलिजिबल भी है।
इस फॉर्मेट को बनाने के बाद आपको इसको पीडीएफ में सेव करना है और पीडीएफ में सेव करके ऐसे आपको सेव कर देना है इस तरह से, और यही डॉक्यूमेंट आपका पोर्टल पे अपलोड होगा। दोस्तों हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे बढ़ते हैं अपने सेल रजिस्टर। अब दोस्तों आप सेल रजिस्टर इस तरह से प्रिपेयर कर लेंगे, जो भी आपके एक्सपोर्ट के सेल है या और भी कोई सेल है, आपको इस तरह से एक सेल रजिस्टर बनाना है। और तीसरा आता है परचेज रजिस्टर। दोस्तों एक आपको परचेज रजिस्टर भी बनाना है, और ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने की बात एक चीज़ है, जब आप परचेज रजिस्टर बनाएंगे तो उस परचेज रजिस्टर का जो आईटीसी है वो एनेक्सर बी के आईटीसी से टैली होना चाहिए। अगर टैली नहीं होगा तो मिसमैच आएगा, और मिसमैच की आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। आप कोशिश करना कि वो आप टैली ही रखें, उनको आपको टैली करके देना है। आपका परचेज रजिस्टर का आईटीसी और एनेक्सर बी का आईटीसी आपको टैली करके देना है। दोस्तों नेक्स्ट पढ़ेंगे कैंसिल चेक, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी रखा है। सेकंड है अंडरटेकिंग और लेटर। ये मैंने एक अंडरटेकिंग और लेटर बना दिया है प्रॉपर। ये आप देखेंगे लेटर हेड पर अंडरटेकिंग ऑफ दी, मैंने पूरा इसमें एक डिटेल फील की है कि मुझे किस सेक्शन में कैसे हमको एक रिफंड क्लेम करना है। दोस्तों अगर आपको इसका एक फॉर्मेट चाहिए होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर डाल दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको डाल दूंगा, और उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है EBRC एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। जैसा कि मेरे पास सारे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट हैं, मेरे सारे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट है। मेरे पास बिल जो पेमेंट आई उसके सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये जो हमारा एक्सपोर्ट है ये सर्विस के केस में इसमें हमारे यहाँ पर शिपिंग बिल या EBRC नंबर नहीं आएगा, यहाँ पर FIRC नंबर आएगा, जो कि मेरे सर्विस के केस में होता है, सेकंड आता है रिकन्सिलेशन चार्ट। दोस्तों ये रिकन्सिलेशन चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यही आपको बताता है कि आपका एक्चुअल रिफंड अमाउंट कितना बन रहा है। आप यहाँ पर 3B, जैसे मैंने बनाया 3B R1 और मेरा 3B का ITC, दोनों को माइनस कैलकुलेशन करके मेरा रिफंड अमाउंट आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा कि आपको एक्चुअल में रिफंड अमाउंट कितना मिल रहा है, या आपको कितना उस कंसर्न पीरियड में, जिस कंसर्न पीरियड को आपको रिफंड क्लेम करना है, उस कंसर्न पीरियड में आपको कितना रिफंड मिल रहा है। दोस्तों ये अमाउंट आपका आ जाएगा 6,01,000, मेरा 850 रुपये रिफंड आ रहा है। लेकिन दोस्तों मेरा इन दिस केस मेरा कुछ ITC मेरे पोर्टल पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैंने उन ITC को यहाँ से माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट को मैंने रिफंड के लिए क्लेम कर दिया है। 5,30,094 मेरा रिफंड बन रहा है। दोस्तों ध्यान रखने की बात इसमें यह है, जो आपका यहाँ पर अमाउंट आएगा रिफंड का, यही अमाउंट आपको, जो अमाउंट आपका ये आ रहा है 5,30,000 रुपये, यही अमाउंट आपको रिफंड में आपको मिलेगा। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आप यहाँ पर अमाउंट लिख रहे हैं वही अमाउंट आपको अंडरटेकिंग में भी डालना है। और अगर आपका, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, अगर 2 लाख से ऊपर का अमाउंट होता है तो वहाँ पर एक CA सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों मेरा जैसे आप रिफंड देख पा रहे हैं 5,30,000 का रिफंड बन रहा है, तो यहाँ पर CA सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट तो होनी है। तो मैंने दोस्तों पहले से एक CA सर्टिफिकेट बनवा के रख लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस फॉर्मेट में आपको बनाना है और क्या लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है। इसलिए इसी लैंग्वेज में आपको टाइप कर बनाकर अपने CA से सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा कि ये आपका अमाउंट है जो आप रिफ़ंड चाहते हैं GST डिपार्टमेंट से। क्योंकि दोस्तों इसके बिना, अगर आपका 2 लाख से ऊपर का अमाउंट है, इसके बिना आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं इसका भी आपको फॉर्मेट चाहिए होगा तो मैं भी इसको आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे कि परचेज बिल, मेरा यहाँ पर इन दिस केस मेरा कोई परचेज बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं अपने यहाँ पर नहीं डालूंगा। और अदर कोई डॉक्यूमेंट, जैसे कि अदर कोई डॉक्यूमेंट, मैंने सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाए थे आपको मैंने दिखा दिए हैं, और उनको मैंने एज अ PDF मैंने सेव कर दिया है। दोस्तों मैं एक एक करके अपने PDF का डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया है। पहला मेरा आता है कि एनेक्सर बी मैंने खोला, मैंने आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको एनेक्सर बी तैयार करना है, आपका ये अमाउंट आना है, ठीक है। यहाँ पर आपको यस नो, ध्यान से यस और नो करना है जो आपके 2A में शो हो रहे हैं। दोस्तों ध्यान देना है कि आपको यस ही करना है, अगर नो यस ही करना है अगर आपका पोर्टल पे
रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आपका पोर्टल पे बिल रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो भी आपने यस कर दिया तो दोस्तों डिपार्टमेंट आपको पकड़ लेगा और आपका रिफंड रिजेक्ट कर देगा। सेकंड हमारा डॉक्यूमेंट आता है बैंक स्टेटमेंट, जहाँ पर मेरी वो बैंक स्टेटमेंट जहाँ मेरी पेमेंट आई है सर्विस के केस में। सेकंड आता है सी ए सर्टिफिकेट, ये रहा मेरा सी ए सर्टिफिकेट 5,30,000 का। देन मेरा आ रहा है कैंसिल चेक जो मुझे अपलोड करना है, और ध्यान देना है कि कैंसिल चेक जो आप अपलोड करोगे फर्म का ही अपलोड करना है और एक्टिव अकाउंट अपलोड करना है, ताकि उस बैंक में कोई भी दिक्कत ना आए रिफंड का अमाउंट रिसीव करने के लिए। देन मेरा सेकंड है एनक्लोजर लेटर। इन दिस लेटर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप डालिए, ना कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे केस में यहाँ पर डिपार्टमेंट ने मांगा है तो मैं डाल रहा हूँ, हालांकि ये डॉक्यूमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बस आपको वही जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो उन्हीं की डिटेल देनी होती है। इसमें कहीं पर भी कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। सेकंड है फिर नेक्स्ट है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। दोस्तों एक्सपोर्ट के केस में एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इसको ध्यान से आपको अपलोड करना है और अपने सेल से टैली करना है। जो भी आप सेल दिखा रहे हैं अपने एक्सपोर्ट में उससे आपका ये चीज़ टैली होना अनिवार्य है, अन्यथा रिफंड रिजेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। सेकंड फिर नेक्स्ट वन मेरा 2A। आप मेरा 2A देखेंगे, मैंने इसको कंबाइन करके जो भी मैं 3 पीरियड का मैंने उसको कंबाइन करके एक ही में बना दिया है और उसको मैंने PDF में भी कन्वर्ट कर दिया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सारे फाइल आपकी PDF में होनी चाहिए और क्लियर PDF में होनी चाहिए। एंड देन प्रिंट का मार्जिन भी आपको इस तरह छोड़ना है कि ताकि डिपार्टमेंट आपका प्रिंट निकाले तो प्रिंट प्रॉपर तरीके से आए। कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों जो हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है और चीज़ों पर हमें काम करना पड़ता है कि डिपार्टमेंट छोटी छोटी गलतियों पर हमारा रिफंड रिजेक्ट ना करे। सेकंड वन इज़ मेरा परचेज रजिस्टर, और मेरा परचेज रजिस्टर है इसका ITC और मेरा एनेक्स B का ITC टैली होना बहुत ज़रूरी है। अगर टैली नहीं होगा तो डिपार्टमेंट आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उसका आपको क्लियरिफाई देना पड़ेगा। सेकंड वन मेरा रिकन्सिलिएशन चार्ट जो मेरा रिफंड बताएगा कि मेरा एक्चुअल अमाउंट मेरा यही बन रहा है। देन सेल रजिस्टर, देन मेरा अंडरटेकिंग। मेरा अंडरटेकिंग जैसे दोस्तों मैं देख पा रहा है यहाँ 5,30,000 का अमाउंट है जो मेरा रिकन्सिलिएशन चार्ट में आ रहा है और CA सर्टिफिकेट में भी आ रहा है। तीनों का अमाउंट इक्वली बराबर होना चाहिए, कोई भी 1 रुपये का भी डिफरेंस ना रखें ताकि डिपार्टमेंट को कोई मौका ना मिले आपका रिफंड रिजेक्ट करने के लिए। दोस्तों कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको ऑनलाइन प्रोसेस पे आपको रिफंड अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन प्रोसेस पे ही जवाब मांगते हैं आपसे और आपको ऑनलाइन प्रोसेस पे ही जवाब देना पड़ता है। फुल्ली ऑनलाइन प्रोसेस है GST रिफंड में। दोस्तों इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको बनाने के बाद फिर आपको एक डिपार्टमेंट की तरफ से आपको GST में लॉगिन करना है और वहाँ पर एक आपको फाइल मिलेगी एक्सेल की जिसको आपको फिलअप करके दोस्तों लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे सर्विस में, रिफंड में, माई एप्लीकेशन में। यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा सेकंड वाला ऑप्शन रिफंड ऑफ ITC एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। मेरा जो एक्सपोर्ट का रिफंड है वो सर्विस के केस में है तो मैं अपना सेकंड ऑप्शन को टिक करूँगा और इस कंसर्न पीरियड को टिक करूँगा जिस कंसर्न पीरियड को मुझे रिफंड चाहिए। मेरा जनवरी 21 से मार्च 21 है तो मैंने 21 जनवरी से मार्च 21 तक मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने क्रिएट पर क्लिक किया। यहाँ कह रहा दोस्तों डू यू हैव अ रिफंड वो क्लेम सिलेक्ट पीरियड। मैंने कहा यस मेरा रिफंड है। तब मेरा एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है आपको एक ही ऑप्शन है डाउनलोड ऑफलाइन, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये आपका दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा और इस डाउनलोड करने के बाद दोस्तों एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसमें एक एक्सेल की फाइल होगी उसको आपको ओपन करना है और उस एक्सेल फाइल को आपको फीड करके उसको तैयार कर देना है। दोस्तों कुछ ऐसी आपके एक्सेल की फाइल खुल जाएगी जहाँ पर आपका GST नंबर, पीरियड, किस पीरियड से आपको किस पीरियड तक का आपको रिफंड चाहिए, सीरियल नंबर, आपका किस तरह से डॉक्यूमेंट है, मेरा इनवॉइस है, नंबर उसका, डेट, वैल्यू, आपका गुड्स या सर्विस है वो,
आपका अगर अगर गुड्स है तो आपको आपका वहाँ पर पोर्ट कोड डालना पड़ेगा, शिपिंग नंबर डालना पड़ेगा और डेट डालनी पड़ेगी। अगर आपका सर्विस है तो आपको यहाँ पे EBRC नंबर डालना पड़ेगा, BRC या FRC नंबर आपको डालना पड़ेगा। दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल यहाँ पर बना के रेडी कर ली है अपनी पार्टी की, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसा मैंने अपनी पार्टी का सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर मैंने अपनी पार्टी का GST नंबर डाल दिया है। मेरा जनवरी से मार्च तक का रिफंड है। मेरा सीरियल नंबर 1 है, इनवॉइस है, सीरियल नंबर डाल दिया, डेट डाल दी, अमाउंट डाल दिया और मेरी सर्विस है तो सर्विस डाल दिया। सर्विस डालने के बाद सब चीज़ ब्लॉक हो जाएगी। मेरा यहाँ पर FIRC नंबर डाल दिया मैंने, डेट डाल दिया और वेल डाल दिया। यह FIRC नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? यह आपको मिलेगा बैंक की तरफ से, जो जिस बैंक में आपकी पेमेंट आई है एक्सपोर्ट की, उसी बैंक वही बैंक आपको जो आपको FIRC नंबर प्रोवाइड करवाएगा। और अगर आपका सर्विस गुड्स है तो आपका शिपिंग नंबर और डेट तो आपके पास होगी और EGM नंबर आपको गूगल की साइट पर, आप आइसगेट की साइट पर जाकर वहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बना दिया है, इसको आप वैलिडेट कर देंगे। यहाँ से वैलिडेट करने के बाद इसका आप JSON बना, यहाँ पर क्लिक करेंगे टू अपलोड टू माई JSON। यहाँ मैंने JSON बना के, जहाँ मेरा फाइल सेव है वहाँ जाएंगे। दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली है, जो फाइल का नाम रखना है आपको एज इट इज़ यही नाम रखना है जो एक्सेल की फाइल का नाम है। अगर आप दूसरा नाम रखते हैं तो वहाँ पर वो एरर शो कर सकता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक JSON फाइल सेव कर रखी है, मैं इसको सेव करके कैंसिल कर दूँगा यहाँ पर और मैं अपना जाऊँगा पोर्टल पे। दोस्तों यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख पाएंगे, ये ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और जो आपने JSON फाइल बनाई है उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। जैसा कि मैंने आपको बना रखा है, मैंने अपने सेव कर रखी है फाइल GST रिफंड। ये मेरी JSON की फाइल, मैंने इसको यहाँ पर अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद यहाँ पर मैं दिखा देगा कितने डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर वो भी दिखा देगा मेरा अभी कितने मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और कितने अपलोड होने हैं। यहाँ पर चेक पॉइंट पर आपको क्लिक करना और वैलिडेट कर देना है और वैलिडेट यहाँ पर रिफ्रेश कर लेंगे हम। आप जैसे देख रहे हैं मेरा एक ही डॉक्यूमेंट है और मेरा वही वैलिडेट हो गया। दोस्तों जो ये वैलिडेट करता है आपके GST-1 से वैलिडेट करता है, आपको ध्यान देना है कि जो आपने सीरियल नंबर या इनवॉइस नंबर डाला है या वैल्यू डाली है वो आपके GST-1 से मैच होनी अनिवार्य है, अन्यथा यहाँ पर आपको एरर दिखा देगा। मैंने प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद यहाँ मैं अमाउंट डाल दूँगा। अभी दोस्तों ये कैलकुलेशन देखने वाली है कि यहाँ पर जो हमारा अमाउंट आएगा, यहाँ वो अमाउंट आएगा जो हमारा जीरो रेटेड है, मींस जीरो रेटेड अमाउंट है। मींस जीरो रेटेड अमाउंट वो अमाउंट जो मेरा एक्सपोर्ट का अमाउंट है। जैसे मेरा रिको में आप देखेंगे जो मेरा एक्सपोर्ट का अमाउंट है 36,15,000 है, तो यहाँ पर मैंने 36,15,000 डाल दिया। अब यहाँ पर आएगा एडजस्टेड टर्नओवर। एडजस्टेड टर्नओवर का मतलब होता है एक्सपोर्ट प्लस टैक्सेबल सेल माइनस नील रिलेटेड सेल, मतलब जो भी ऐसे सेल जिस पर GST एप्लीकेबल नहीं है वो वाली सेल को माइनस करने के बाद वो टर्नओवर डालेंगे यहाँ पर। जैसा कि मेरा ये एक्सपोर्ट प्लस टैक्सेबल अमाउंट डाल के मेरा 39,91,278 आ रहा है, तो मैं यहाँ डाल लूँगा 39,91,278। देखो दोस्तों मेरा एज इट इज़ जो मेरा यहाँ पर अमाउंट आ रहा था रिफंड का, वो मेरा अमाउंट यहाँ पर आ गया है। ठीक है दोस्तों, 6,06,000 रुपये। दोस्तों ये अमाउंट आपका होता है मैक्सिमम अमाउंट, जो आपको मैक्सिमम अमाउंट रिफंड क्लेम होगा। आपको एक्चुअल में कितना मिलेगा वो इस टेबल से आपको मालूम पड़ेगी जहाँ पर अमाउंट एलिजिबल ऑफ रिफंड लिखा हुआ है। इसमें 2 कॉलम है दोस्तों, पहला और सेकंड। पहले कॉलम में वो अमाउंट है जो कि आपके उस कंसर्न पीरियड में दिखा रहा है, जिस कंसर्न पीरियड में आपने रिफंड अप्लाई कर रहे हैं उस कंसर्न पीरियड में कितना ITC आपका पड़ा है। और सेकंड वाला है, ये वो अमाउंट है जो कि आपका आज तक का क्रेडिट लेजर में कितना अमाउंट आपका पड़ा है। 2 चीज़ें देखने वाली है। पहला, उस पीरियड में जिस पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं उस पीरियड में कितना ITC पड़ा है। दूसरा, आपका आज तक का ITC कितना पड़ा है।
दोस्तों दोनों अमाउंट आपस में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, हमें देखना है कि दोनों अमाउंट से मिनिमम अमाउंट ही हमें क्लेम करना है। दोनों अमाउंट से आपको अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको रेड दिखा देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। ध्यान देने वाली बात है कि दोनों आपको जो आपका रिफंड अमाउंट है दोनों अमाउंट है टेबल नंबर 1 टेबल नंबर 2 से कम होना जरूरी है, कम या बराबर हो। ठीक है, जैसा कि मेरा यहाँ पर रिफंड अमाउंट ये रहा, मेरा IGST में 450 150 है। जैसा कि मेरा इक्वल अमाउंट है 450 150 150, मेरा जो अमाउंट यहाँ पर आ रहा है मेरा वही अमाउंट है। अगर मैं यहाँ से अगर आप देखो मैं यहाँ पर 450 250 कर दूँ तो वो मना कर देगा, रिफ़ंड क्लेम नहीं करने देगा। तो मैंने यहाँ पर 450 150 करेंगे और 39,972 तो 5,30,094 मेरा रिफ़ंड यहाँ पर आ गया। यह अमाउंट प्लस मेरा रिकन्सिलेशन का अमाउंट प्लस मेरा CS सर्टिफिकेट का और अंडरटेकिंग का अमाउंट टैली होना ज़रूरी है। यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेंगे कौन से बैंक में आपका रिफ़ंड आना है। मेरा कोटक महिंद्रा बैंक है, मैंने कोटक महिंद्रा बैंक सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको एक एक करके सारे फाइल को अपलोड कर देना है जो कि आपका PDF आपने बनाया है। जैसे मैंने अपलोड कर दिया नेक्स्ट B, फर्स्ट नाम दे दिया मैंने इसको। दोस्तों जैसे मैंने सारे यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर मैंने कह दिया कि भाई मेरे पास LUT नंबर नहीं है क्योंकि मेरा अपना क्या सर्विस केस में मेरा LUT की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने इसको सेव कर दिया है और सेव करके मेरा यहाँ पर चेक कर लेंगे आप पोर्टल को, देन बस चेक कर लेंगे 530 ही आ रहा अमाउंट, ठीक है, और यहाँ से पर सबमिट कर देंगे। इस तरह से हमारा रिफ़ंड क्लेम होता है। आप यहाँ पर OTP लगा के वेरीफाई कर लेंगे और आपको कुछ इस तरह से ARN की रिसीट्स आपको मिल जाएगी। मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने वहाँ पर, या आपको रिसीट मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप इस तरह से आप अपना एक्सपोर्ट का रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं GST पोर्टल पे। आज हमने सीखा स्टेप बाय स्टेप GST का रिफ़ंड कैसे क्लेम करते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट को कैसे कैसे हमको बनाना होता है और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।